डी डॉलराइजेशन एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है सर। बहुत बड़ा। क्या आपको लगता है कि सर इस पर पूरी दुनिया जो है वो बीट कर पाएगी? हालात ऐसे बन रहे हैं संध्या कि करना ही पड़ेगा। आप देखें जितनी दुनिया भर की आर्थिक समस्याएँ हैं, जैसा मैंने कहा उनकी जड़ में डॉलर है। हम्म। प्रधानमंत्री जी की अभी मैंने ज़िक्र किया अपील के पीछे डॉलर है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर की वजह से कमज़ोर हो रहा है। हम्म। आप क्रूड ऑयल का हमारा बिल बढ़ रहा है, डॉलर की वजह से बढ़ रहा है। हमारे फॉरेक्स रिज़र्व्स डिप्लीट होते हैं, हम्म। डॉलर यहाँ से ज़्यादा खर्च होता है, उसकी वजह से डिप्लीट होते हैं। हमारी एफडीआई नहीं आती, भाई डॉलर कम आ रहे हैं। हम्म। एफआईआईज़ पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, भाई डॉलर में निकाल रहे हैं। तो आप देखिए डॉलर ऐसा लग रहा है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी से सीधी तरीके से ना जुड़े हुए तो होते भी। हम्म। आज अगर महंगाई बढ़ रही है तो डॉलर की वजह से बढ़ रही है क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, क्रूड ऑयल के दाम डॉलर में हमें ज़्यादा और जो पेट्रो डॉलर जिसको हम हम्म। कहते हैं जिससे जीसीसी कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट हुआ था आपको पता होगा कि ये डॉलर में ही करा जाएगा ट्रेड। हम्म। तो इसीलिए तो क्रूड ऑयल डॉलर में होता है। कभी हम्म। आपको क्रूड ऑयल किसी दूसरी करेंसी में आपने सुना है कभी बताइए क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, हमेशा डॉलर सुनाई देता है। बिल्कुल। चाहे रशिया से आए तब भी डॉलर सुनाई देता है। हम्म। सो आई फील डॉलर इज द एट द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो देशों का मैंने दिवालिया निकलते देखा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आपको पता होगा क्या हुआ था, उनके डॉलर हम्म। खत्म हो गए थे। हम्म। युद्ध के दौरान यूएई एक देश है, मैं उदाहरण आपको देता हम्म। हूँ। यूएई जो है उसकी करेंसी दिरहम है हम्म। और उसकी करेंसी डॉलर के साथ पेग्ड है। हम्म। पेग्ड का मतलब होता है कि सालों से वो करेंसी 3.67 दिरहम्स का एक डॉलर आता है। हम्म। मतलब डॉलर कितना भी जाए वो 3.67 पेग्ड रहता है, फिक्स रहता अच्छा। है। हम्म। उसने भी संध्या कुछ हफ्ते पहले अमेरिका को बोला कि आप हमें डॉलर दीजिए वरना हम युआन पे चले जाएंगे, हम डॉलर से हट जाएंगे। अच्छा। तो आप देखिए कि डॉलर को लेके परेशान हैं लोग। लोग से मेरा मतलब यहाँ कंट्रीज से, हम्म। अर्थव्यवस्थाओं से। तो आई थिंक जब मर्ज बहुत बढ़ जाती है ना, हम्म। तो कहा जाता है खुद ही दवा बन जाती है। जब हम्म। प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, तो उसकी दवाई अपने आप निकल आती है। तो आई थिंक द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड हम्म। दे आर गेटिंग फेड अप ऑफ दिस डॉलर कि हम्म। इस डॉलर की वजह से हमें इतनी समस्याएं आ रही हैं। तो इस वजह से ब्रिक्स की मीटिंग होनी है हम्म। और ब्रिक्स में पीछे जब डॉलर पे चर्चा चर्चा हुई थी तो ट्रंप जो है बौखला गए थे बिल्कुल। उन्होंने हम्म। कहा था खबरदार अगर किसी ने डॉलर का किया हम ये कर देंगे, हम उन पे सैंक्शंस लगा देंगे, हम उन पर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। पर कब तक ऐसा चलेगा? और दूसरा हम्म। डोनाल्ड ट्रंप कब तक हैं अपनी हम्म। सत्ता में? नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में। हाँ। प्राइमरीज के रिजल्ट्स ऑलरेडी इनके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इनके हम्म। अपने रिपब्लिकन्स अब इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया है। इनकी हम्म। कोर जो मागा वाली टीम है उसमें से कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया। सो आई थिंक और एंड ही इज अ वेरी बैड लूजर। हम्म। अगर वो हारते हैं तो उस लड़के की तरह जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, कोई लंबा चौड़ा होता था, वो आउट होने के बाद भी वहां से हटता नहीं था क्रीज पे से, नहीं हम्म। मैं तो नहीं आउट हुआ। हाँ। उसको दो दो तीन तीन बार आउट करना पड़ता था और फिर भी जब जबरदस्ती करते थे तो वो विकेट उखाड़ के चला जाता था। हम्म। सो ही इज ऑफ दैट काइंड, बुली करते हैं वो। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि दिस डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सारा गेम चल रहा है ये बहुत हम्म। दिनों तक नहीं चलेगा। हम्म। तो जैसे ही ये हटेगा तो अपनी पद से हटेंगे या ये पूरा का पूरा ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान कब तक आखिर चलेगा? हाँ। आई थिंक इवेंचुअली तो डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा। हम्म। और जैसे ही डी डॉलराइजेशन शुरू होगा, सोना, गोल्ड इज द नेक्स्ट बेस्ट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अराउंड द वर्ल्ड। करेंसी तो हम्म। नहीं बनेगा गोल्ड, हम्म। ऐसा तो नहीं आप ब्रेड और दूध जाके गोल्ड से ले लेंगे, बट जो मेजर करने की एक एक स्टैंडर्ड होगा दुनिया में, हम्म। वो मुझे लगता है गोल्ड बन जाएगा। और हम्म। गोल्ड खत्म भी होता जा रहा है। हमने हम्म। पहले भी आपकी पुरानी पॉडकास्ट में इसका जिक्र बिल्कुल। किया था। अब बिल्कुल। तो 80,000 टन के करीब बचा है। हम्म। इतने महीने पहले मैं आपके पास आया था। हम्म। तो 15 साल से ऊपर तो गोल्ड वैसे भी उसका खनन ही नहीं हो पाएगा, माइनिंग ही नहीं हो हम्म। पाएगी, तो फिर तो गोल्ड खत्म हो जाएगा। जितना सोना है वो है। हम्म। और मुझे लगता है इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। मैंने एक अपने चैनल पर और बहुत लोगों को मैंने जिक्र किया हम्म। कि मुझे लगता है भारत सरकार को संध्या एक गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लानी चाहिए। हम्म। एक गोल्ड बैंक बनाना चाहिए जहां पर जाके अपना लोग गोल्ड डिपॉजिट करें और उनको एक पासबुक दे दी जाए बैंक की तरह, उस पर हम्म। ब्याज भी दिया जाए उनको, जैसे हम्म। पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे होता था। और एक एमनेस्टी स्कीम साथ में लगाई जाए क्योंकि बहुत सारा सोना यहाँ पर उनके बिल्स नहीं है। हाँ। अब पुश्तैनी है तो अब थोड़ी ना नानी जी दादी जी से बिल रखा हुआ है तो उसको सरकार सवाल पूछने लगे कि भाई कहाँ से हम्म। आया आपके पास, अनअकाउंटेड है। हम्म। साथ में एमनेस्टी स्कीम लानी पड़ेगी। हम्म। कम से कम एक डेढ़ तक आपने जो आपके पास है वो दे दीजिए। हम्म। हालांकि उसको लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, पर हम्म। आई थिंक समथिंग कैन बी वर्कड आउट वेयर पीपल कैन डिपॉजिट। 30,000 टन सोना हम्म। संध्या भारतीय घरों में है, ऐसा अनेकों एजेंसीज ने अनुमान लगाया है। बिल्कुल सर। तो और आप ये सोचिए आंकड़ा तो ऊपर भी बताया जा रहा है सर। उससे ऊपर भी हो सकता हम्म। है क्योंकि किसी ने गिना तो है नहीं। हम्म। 8,800 टन अमेरिका का ऑफिशियल रिजर्व है। हम्म। आप सोचिए 8,008 और भारत में 30, यानी कि उससे करीब 3.5 गुना सोना भारत में है।
तो आप सोचिए कल को अगर गोल्ड स्टैंडर्ड आता है तो भारत की पोजीशन कितनी स्ट्रांग होगी एज अ कंट्री, अगर ये सोना सारा रिकॉर्ड पे आ जाता है और पासबुक दे दी जाए आपको, और जितना जमा कराया आपको निकालने का भी राइट दिया जाए। मुझे लगता है 30,000 में से कम 15-20,000 टन आराम से भारत सरकार के पास सोना ये डिपॉजिट में आ सकता है, और लोगों के लिए भी अच्छा है। जिस कीमत बढ़ती रहे उस कीमत पे जब वो निकालना चाहे, पासबुक की तरह जैसे बैंक में होता है, हाँ। ब्याज भी मिलता रहे आपको, और आपका सोना, और जिस सोने से आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, मान लीजिए आपकी दादी जी का कोई हार है, मदर का कोई हार है जो उन्होंने बड़े प्यार से आपको दिया, उसको मत दीजिए। आप बाकी का तो दे सकते हैं ना, जिससे आपको लगाव नहीं है, जिससे इमोशंस नहीं है। आई थिंक दैट कैन बी गिवन डिपॉजिटेड इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग आई हैव सजेस्टेड, बट फ्यूचर ब्राइट है संध्या, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। सर, देश का रुपए गर्त में जा रहा है, इसकी चिंता पूरे मार्केट में, पूरे देश में एक चिंता का विषय ये बनता जा रहा है। सर, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट क्या सिर्फ एक सोना ना खरीदो, क्या एक मेन वजह है कि रुपए को बचाया जाएगा, फॉरेक्स को बचाया जाएगा, या फिर कुछ और कहानी है? कैसे रुपए को मजबूती मिलेगी? देखिए, जब तक हम लोग इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ये तो आप मानेंगे, हमारे यहाँ इम्पोर्ट बहुत सारे 112 बिलियन डॉलर का तो हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है इस समय। अमेरिका से हमारा चलिए सरप्लस है, वो बहुत सारे मिडल ईस्ट के देश हैं जहाँ से हम ऑयल लेते हैं, उनके साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो जब इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होती है तो वहाँ पर करेंसी प्रेशर में रहती है, क्योंकि उसका आउटफ्लो ज़्यादा होता है। तो रुपए को देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर इंटरवीन करता रहता है। पर जब इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो, और खासकर हमारे जो सोर्सेस हैं फॉरेन एक्सचेंज आने के, बहुत बड़ी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है मिडल ईस्ट में, करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं, मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज ले लें, वो 140 बिलियन डॉलर के करीब बाहर भेजते, अब देश में भेजते थे पैसा। अब जब से युद्ध छिड़ा है तो उनकी कुछ की नौकरी चली गई है, कुछ घर बैठे हैं, कुछ वहाँ पैसा बचा रहे हैं, तो उन्होंने कम भेजा है। एफडीआई भी हमारा कोई बहुत अच्छा हाल के टाइम में वो नहीं रहा है। उसके अलावा बड़ा कारण ये रहा है, आप तो स्टॉक मार्केट्स भी खूब कवर करती हैं, एफआईआईज़ और एफपीआईज़ ने तो ऐसे सेल लगा रखी है जैसे करोल बाग में सेल लगती है। बिल्कुल सर। सरोजनी नगर, करोल बाग और और लाजपत नगर। 2025 से ज्यादा का अभी ये जो महीने बीते हैं जी। 2026 का, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 1,80,000 हम्म। करोड़ का नेट आउटफ्लो हो चुका है। टोटल हम्म। आउटफ्लो तो 2 लाख करोड़ से ऊपर। तो मुझे लगता है कि एफ और किसी ने मुझसे ये पूछा संध्या कि भाई ये एफआईआईज़ और एफपीआईज़ जो हैं ये पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या भारत में कुछ कमी है? हम्म। तो उसका हमने बहुत डिटेल में विश्लेषण किया, मैं और मेरी टीम ने मिलके, कि ये इसका इसका तो मुझे लग रहा है कि भारत की स्टॉक मार्केट से कैपिटल रिप्लेसमेंट हो रहा है। हम्म। आज हम बात कर रहे हैं, मैं अगर कल का आंकड़ा लूँ तो कल करीब-करीब 8,300 करोड़ की बिकवाली थी एफआईआईज़ और एफपीआईज़ की। पर हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, डिया मैं उनको देसी बॉयज़ कहता हूँ मज़ाक में, उनकी 9,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग थी। हाँ। सो आई थिंक इंडियन कैपिटल इज़ रिप्लेसिंग द फॉरेन कैपिटल। अब किसी ने कहा कि क्यों बेच रहे हैं? अब मैंने तो उसका बड़ा सिंपल जवाब है, अगर मैंने 2021 में ₹100 का शेयर लिया था संध्या, और मुझे आज उसके ₹200 मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना बेचूँ? मुझे राइट है। क्या भारत सरकार मुझे रोक लेगी? वो तो गलत होगा अगर भारत सरकार रोकेगी, मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं, 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 आप अभी नहीं बेच सकते। सो आई थिंक एनीवन हू हैज़ मेड प्रॉफिट इन द मार्केट, उसको राइट है कि वो प्रॉफिट बुक कर ले, और इनका पैसा तो बड़ा चंचल पैसा है। आज यहाँ, कल चाइनीज़ मार्केट में, परसों हाँ। कोरिया की मार्केट में, वियतनाम, जो इनको जहाँ 2 पैसे सस्ता मिलेगा। अब आप सामान नहीं लेते हैं जाके 4-5 दुकान पूछते हैं, भैया कितने का दिया, भैया कितने का दिया? जहाँ सस्ता हुआ वहाँ आप ले लेते हैं। तो दे आर लाइक दैट। और जिन लोगों को लगता है ये चले गए, अरे चले गए तो वापस आ जाएँगे, उसमें क्या दिक्कत है? बिकॉज़ ये तो आते-जाते रहते हैं, ये तो आज चाइना में लगा रहे हैं। हमारी पीई रेशियो थोड़ी-सी बाकी मार्केट से एक्सपेंसिव थी। वी वर हाँ। स्टॉक मार्केट वाइज़ वी वर एक्सपेंसिव। और एक समय में संध्या 25% यहाँ पर कैपिटल मार्केट में फॉरेन कैपिटल था। तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा इसलिए नहीं था कि हम उनका मुँह ताकते रहते थे। जिस दिन उनकी बाइंग हो उस दिन मार्केट ऊपर है, जिस दिन उनकी सेलिंग होती थी उस दिन मार्केट नीचे है। तो अब ये कंट्रीब्यूशन 15-16% पर आ गया है, व्हिच इज़ अ हेल्दी साइन। हमारी मार्केट आत्मनिर्भर बन रही है। जाते हैं तो जाने दीजिए ना, ले जाते हैं ले जाने दीजिए इनको पैसा, थोड़ा-सा रुपया प्रेशर में आता है इसकी वजह से, पर कब तक निकालते रहेंगे इनको? और इस तरीके से, और दूसरा जो विश्व में अनसर्टेनिटी बनी है, तो इनको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया कि पिछले साल इंडिया के ऊपर टैरिफ 50-50% तक लगाया, तो इनको लगा भाई इंडिया में तो अब जो है इनकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, तो वो थोड़ा-सा इंप्रेशन डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया का खराब किया। इंडिया के बारे में कभी डेड इकोनॉमी बोला, कभी कभी हेल होल बोला, अजीब-अजीब किस्म के टर्म इस्तेमाल किए जो कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के रूल्स के खिलाफ थे। तो वो थोड़ा-सा वो पैनिक क्रिएट करता है। बट मुझे लगता है बहुत चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश में कहावत होती है, दिस टू शैल पास। और ये भारत का पैसा, हमारे जो रिटेल निवेशक हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में अब अपना पैसा लगा रहे हैं। और वॉरेन बुफे ने कहा था संध्या कि जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदिए, जब सब खरीद रहे हो तो आप बेचिए।
मुझे लगता है हमारी मार्केट इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि बात आप रुपए की कर रहे हैं तो मैं हुँ, रुपए पे वापस इसको क्लोज करता हूँ। आई एम श्योर मार्केट्स यू विल लाइक टू टॉक सेपरेटली। तो जब तक ये सारे कारण बने रहेंगे, इनफ्लोज आएंगे नहीं, हुँ, आउटफ्लोज जाते रहेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे, एक्सपोर्ट्स हमारे उतने हो नहीं है, तो रुपया प्रेशर में रहेगा। और हुँ, रुपया, हाँ, एक चिंता की बात है, क्योंकि रुपए का घटने का सिर्फ एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, हाँ, बाकी सबको तो, आम आदमी को महंगाई भी झेलनी पड़ती है, कॉर्पोरेट्स की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ती है, फिनिश प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी बढ़ती है, रॉ मटेरियल की हुँ, कॉस्ट भी बढ़ती है। येस, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और हुँ, मुझे लग रहा है इसी कंसर्न में आके प्रधानमंत्री जी ने वो 7 अपील करी थी, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व लड़ाई से पहले करीब $700 बिलियन के हाँ, आसपास था, जो एक साधारण परिस्थिति में 11 महीने के इंपोर्ट्स हुँ, को कवर करता है। अब जब क्रूड ऑयल $60-65 से बढ़ के $126 तक टच कर गया था, हुँ, तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई ये तो बहुत तेजी से हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा है, और हम अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं बनना चाहते। हुँ, तो उन्होंने कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर मैं लोगों से अपील करूं कि भाई आप ये चीजें मत करिए, हुँ, सोना मत खरीदिए 1 साल तक, कभी देश में शादियां मत करिए, फजूल के फॉरेन ट्रैवल मत करिए, भारत में हुँ, खर्च करिए, तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की डिप्लीशन जो है वो हुँ, थोड़ी स्लो हो जाएगी। हुँ, तो हम वो जो 11 महीने चलता था, अब तो ऐसा लग रहा था 6-7 महीने में फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा। हुँ, तो इसलिए इसलिए उन्होंने अपील करी कि ये फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा ज्यादा टाइम चले। सो आई फील दिस इज अ टेम्पररी फेज। आरबीआई ने इंटरवीन किया है $5 बिलियन के करीब, उसको रूपी डॉलर स्वैप कहते हैं। हुँ। तो आरबीआई ने उसको थामने की कोशिश करी है, और भी कदम उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर और ज्यादा ना जाए, पर यह सच है कि रुपया जब कमजोर होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं होता है। सर $100 तक पहुँच सकते हैं रुपए? देखिए, अगर आप मेरे से पूछे तो 100 इज जस्ट अ नंबर। हुँ, जैसे 95 से 96 हुआ, हुँ, 96 से 97 हुआ, 97 बिल्कुल। हो सकता था। ऐसे हुँ, 99 से 100 हो जाएगा, वो ठीक है। एक साइकोलॉजिकली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इशू बनेगा। हुँ, इसको जो विपक्ष के पार्टीज हैं, उन्होंने तो इसको बहुत बड़ा कर दिया कि 100 हो गया, सेंचुरी मार दी, ये हो गया, वो हो गया। आप उस टाइम ये कहते थे। बट यू नो द सिचुएशन इज सच कि आप बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हुँ, जब तक हमारे इंपोर्ट्स, संध्या, हमारे इंपोर्ट्स इतने एलिवेटेड रहेंगे, हुँ, तब तक रुपए को कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन है। और जब तक ये विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकालते रहेंगे, हुँ, तब तक रुपया प्रेशर में रहेगा। तो इसका एक ही तरीका है, या तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े, हुँ, या हमारे जो बाहर से एफडीआई आता है हुँ, वो और आए, हुँ, या जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है वो पैसा और लोग भेजें। तो दो ही तरीके हैं इसको रोकने के, या तो हमारी इनफ्लो बढ़ जाए हाँ, या आउटफ्लो कम हो जाए। तो इसमें से ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, आई एम श्योर सम ऑफ द फैक्टर्स विल चेंज विद टाइम। हुँ, अगर हालात ऐसे, क्रूड ऑयल अगर मान लीजिए 100 $150 पहुंच जाता है, तो रुपया फिर और प्रेशर में आ सकता है। हुँ, और आरबीआई भी कब तक इंटरवीन करेगा, हुँ, क्योंकि आरबीआई जितनी बार इंटरवीन करेगा उसको खर्च करना पड़ेगा, हुँ, उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने डॉलर रिजर्व में से। तो उससे तो डॉलर और जल्दी नीचे जाएगा। हुँ। सो आई थिंक वी नीड टू वेट एंड सी, एंड लेट्स होप के स्टेट ऑफ हॉर्मूज में हालात सुधरें, और डोनाल्ड ट्रंप साहब में सेंस प्रिवेल ऑन डोनाल्ड ट्रंप एज दे से। सर जैसे कि एफपीआई और एफआईआई की भी बातचीत हुई थी अभी थोड़ी देर पहले आप इनका जिक्र कर रहे थे कि बहुत गंदे से सेलिंग प्रेशर इनका मार्केट में चल रहा है। सर मार्केट को क्या हो गया है? कभी एकदम ऊपर पहुंच जाता है देखते ही देखते, कभी एकदम नीचे आ जाता है। उससे निवेशक काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। इस बार मार्केट की चाल को वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हालाँकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर अगले 6 महीने मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है? क्या इसी तरीके के हालात देखने को मिलने वाले हैं या फिर कहीं न कहीं एक हरियाली मार्केट में छा सकती है? देखिए, मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा, ये तो हुँ, पक्का है। ये जो 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, फिर 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड, टू 1 स्टेप फॉरवर्ड, ये चलता रहेगा। हुँ, और इसलिए चलेगा संध्या, मैं आपको इसको थोड़ा-सा अगर खोल के 5 मिनट में बता दूँ। आप देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट्स हुँ, नए-नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हुँ, नैस्डैक की बात करें, एस-एंड-पी की बात करें, डाउ की बात करें। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो देश युद्ध में है, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, हुँ, युद्ध में है वो, $40 ट्रिलियन का उस देश पे कर्ज है। कर्ज़ है, बिल्कुल। महँगाई वहाँ पर बेतहाशा बढ़ी हुई है। हुँ, नंबर्स ठीक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इस पे प्रश्न चिन्ह है। हुँ, नौकरियाँ वहाँ निकल के नहीं आ रही हैं। हुँ, निवेश वो कहते हैं आ रहा है, मेरे हिसाब से कोई निवेश नहीं आ रहा है। जितने भी आर्थिक पैमाने होते हैं एक अर्थव्यवस्था को नापने के, वो सब विपरीत हैं, और मार्केट बल्ले-बल्ले है। ये कौन-सी मार्केट है? तो हुँ, साफ पता लगता है संध्या कि एक लॉबी है वॉल स्ट्रीट में, जो मार्केट को आर्टिफिशियली पंप कर रही है, उसमें पैसा डाल रही है। क्यों? क्योंकि 65% लोग अमेरिका में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। भारत में तो 20-25 करोड़ के बीच में इस समय डीमैट अकाउंट्स हैं। हुँ, पर अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी
मार्केट से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर जब आप मार्केट ऊपर चढ़ती है, तो जो हुकूमत होती है, उसको बहुत ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। अरे वाह! क्या बढ़िया राष्ट्रपति हैं, देखिए हमारी मार्केट तो रोज़ नए-नए रिकॉर्ड्स छोड़ रही है। कैसे हो सकता है? जो देश युद्ध में है, उसकी मार्केट ऊपर जाती जा रही है। ये ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबली संध्या बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ग्लोबली एक रिसेशन आ चुका है और एक खतरनाक ट्रेंड मैंने देखा। वो ये देखा क्योंकि मैं और मेरी टीम हम ग्लोबल इकोनॉमीज़ को एनालाइज़ करते हैं। ये जो अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहते हैं, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है। इनकी आप जीडीपी की ज़रा गूगल करके देखिएगा इनकी ग्रोथ की रफ्तार कितनी है। कोई 0.2%, कोई 0.3%, कोई 0.7%, कोई 0 पॉइंट ये कोई ग्रोथ होती है? ये साफ पता लग रहा है कि अब ये खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है, अपने आप को ज़बरदस्ती रिसेशन से ऊपर दिखाने का। क्योंकि अगर आप रिसेशन में दिखा देते हैं, 2 क्वार्टर्स में अगर आपकी नेगेटिव जीडीपी होती है, तो आप ऑफ़िशियली रिसेशन में मान लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपके ऊपर एक स्टिग्मा, एक दाग लग जाता है, ये कंट्री रिसेशन में है। तो वहाँ ना निवेश आता है, वहाँ के मैंने तो लोगों को भी जब दूसरे से मिलते हैं, "अरे! आप तो रिसेशन वाली कंट्री से आ रहे हैं।" यहाँ तक हो जाता है उनके उनके सिटिज़न्स को। तो अब ये रिसेशन में नहीं दिखा रहे हैं, परंतु हकीकत में ये रिसेशन में हैं। और अगर मंदी आ चुकी है, तो इससे मंदी का असर भारत पर भी आप देख रहे हैं। भारत में मंदी नहीं है, भारत में कोई रिसेशन नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हम 7 साढ़े 7% से ग्रो कर रहे थे, अब हम हो सकता है कि 5 साढ़े 5, 6 साढ़े 6 इसके बीच में रह जाएँ, डिपेंड करेगा कितनी लंबी ये क्राइसिस चलती है। हो सकता है इस समय हम 6 साढ़े 6 के आस-पास हों। रिज़र्व बैंक आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 2 दिन के अंदर आपको आरबीआई अपने अनुमान दे देगा। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर दबाव आएगा, क्योंकि जीडीपी अगर नीचे आती है तो प्रॉफिट्स और मार्केट तो कंपनी से ही बनता है। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अगर वीक होते जाएंगे, उनकी टॉप लाइंस और बॉटम लाइंस अगर कमजोर होंगी, तो मार्केट मुझे लग रहा है और ग्लोबली अगर मंदी आई हुई होगी, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट दबाव में एक बार मार्केट छलांग मारेगी, ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, मार्केट एक बार जबरदस्त छलांग मारेगी। पर सवाल ये है कि क्या वहां टिक पाएगी? क्योंकि अगर ये मंदी आ चुकी है, मैं कह रहा हूं, पर इसको इंटरनेशनली भी तो रिकॉग्नाइज किया जाए ना कि मंदी, हाँ मंदी आ गई। वो तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो ये आप आपके ना मानने से क्या मंदी रुक जाएगी? मैं आपसे पूछूं संध्या, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूं कभी कभी। एक व्यक्ति था, उसने कहा जी मुझे मेरा शरीर टूट रहा है और मैंने छू के देखा, मैं गर्म भी बहुत हूँ और मुझे भूख भी नहीं लग रही, मेरा सिर भी भारी हो रहा है और मेरी कपकपी छूट रही है। तो आपको बुखार है? नहीं, मुझे बुखार नहीं है, पर ये सब चीज़ें मुझे हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है कि आपको बाकी सारे सिम्पटम जो दिख रहे हैं, वो आपको बुखार के दिख रहे हैं, पर आप थर्मामीटर लगाने नहीं दे रहे किसी को, और थर्मामीटर लगाते हैं, तो आप उसकी रीडिंग गलत बताते हैं। तो फिर तो जबकि बाकी सारे सिम्पटम दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये मंदी ऑफ़िशियल तौर पर संध्या स्वीकार करी जाएगी, तो मार्केट फिर वहाँ टिक नहीं पाएगी। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल, क्योंकि वोलेटाइल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट उसमें एक जैसा सपेरा बीन बनाता है ना, तो उसके आगे नाग पड़ा होता है, तो सपेरा ऐसे-ऐसे घुमाता है, वो नाग का सिर आपने देखा होगा ऐसे-ऐसे घूमता है। मार्केट बिल्कुल उस साँप की तरह बिहेव कर रही है। वो सपेरा बीन बजाता है, ऊपर ले जाता है तो ऊपर हो जाती है, नीचे ले जाता है तो नीचे हो जाती है। मार्केट इज़ स्वेइंग टू द ट्यून्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज डिसीजंस। तो अभी इस चंगुल से मार्केट जब निकलेगी और रियलिटी में आएगी सामने, तो मुझे लग रहा है वैश्विक मंदी आ चुकी है। भारत में मंदी नहीं है, भारत में स्लो डाउन है। भारत में जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई भारत में बहुत बड़ी चिंता मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन संध्या बहुत वल्नरेबल है। कम इनकम वाले ज़्यादा लोग हैं, जिनकी बहुत बहुत थोड़ी इनकम होती है। उनके ऊपर अगर थोड़ा भी महंगाई का फ़र्क पड़ता है, तो उन लोगों की ज़िंदगी बहुत प्रेशर में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। पर तो इसलिए मार्केट्स मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड रहेगी। एक दफ़े मार्केट ऊपर जाएगी, पर सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ टिक पाएगी और क्या और ऊपर जाएगी, वो एक प्रश्न चिन्ह मुझे नज़र आता है। तो इसलिए मार्केट में, बट हैविंग सेड दैट, आपकी बात का आखिरी जो आपने पूछा था, मैं आखिरी स्टेटमेंट उसमें डाल दूँ। लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का अच्छा लगता है, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो इंटैक्ट रहेगी लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मार्केट में संध्या 10 साल के लिए आना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, तो उसको लंबे वक्त के लिए रखिए। अब किसी ने मेरे से पूछा संध्या कि 10 साल क्यों बोलते हैं आप? मैंने कहा 10 साल में 2.5 ट्रम्प आ जाते हैं। 4 साल का एक ट्रम्प, 4 साल का दूसरा ट्रम्प और 2 साल का एक और ट्रम्प। तो
कहने का मतलब ये है कि 10 साल के अंदर कोविड भी हो जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर भी हो जाता है, ईरान युद्ध भी हो जाता है, टैरिफ टैरिफ का गेम भी हो जाता है। उस सबको आप पीछे छोड़ते जाते हैं। कोविड को पीछे छोड़ा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है घमासान, पर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पे रशिया यूक्रेन का आपने देखा होगा इतना असर नहीं दिखाई देता। तो हम बिल्कुल। शुरू में 2022 में चिंतन करते थे, सवा हुँ, 4 साल हो चुके हैं। इसी प्रकार टैरिफ को भी अब हम इस युद्ध ने टैरिफ को भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। डराने की कोशिश करी थी हाँ, ट्रम्प ने। बहुत कोशिश करी थी, उसको भी अब हम पीछे छोड़, हुँ, अब ये युद्ध है। तो कुछ ना कुछ होता है, पर लंबे वक़्त में ये सब चीज़ें पीछे रहती जाती हैं। मुझे तो लगता है संध्या के मार्केट में इस समय बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं, हुँ, जिनका लोग सोचते थे ये इतने का हो जाए ना तो मैं ले लूँगा, हुँ, इतने का हो जाए तो मैं ले लूँगी इसको। तो मुझे लग रहा है कि इस समय बहुत सारे, क्योंकि हम यहाँ स्टॉक का नाम तो लेते नहीं है, तो ब्लू चिप्स बहुत सारे आपको और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको इस समय बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेज़ पे मिल रहे हैं। हुँ। तो जो लोग लंबे वक़्त के लिए घुसना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट अपॉर्च्युनिटी भी दे रही है ये, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आप ही की बात से दूसरी निकलती है एसआईपी वाले, क्या एसआईपी वाले जो मैंने ज़िक्र किया था, लोग हुँ, अकाउंट बंद करवा-करवा के, अरे यार! इसमें तो मिल नहीं, इससे अच्छा तो बैंक एफडी अच्छी थी, कम से कम हुँ, 4.5-5% तो मिलता है हमारी, तो एनएवी हिल के नहीं दे रही, अब वो नीचे हुँ, आ गई। तो आई थिंक एसआईपी वालों का, एसआईपी की खूबसूरती यही है हुँ, कि इट गिव्स यू द अपॉर्च्युनिटी टू एंटर फ्रॉम द बॉटम। हुँ, तो आपको जब कम लेवल्स पे एसआईपी एंट्री दे रही है, तो एसआईपी करी ही इसलिए जाती है। तो हुँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी में आए हैं, हुँ, तो एसआईपी आपको नहीं करनी चाहिए। दिस इज बिल्कुल। व्हाट माय एडवाइस वुड बी। अगर आप 10 साल का नजरिया रख रहे हैं, हुँ, तभी आइए। याद रखिए, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, हुँ। नॉट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सर अब गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स पर आते हैं। हालाँकि शुरू में आपने तो ये कह दिया था कि हो सकता है कि कहीं न कहीं सोना जो है वो 1,60,000 या फिर 70 तक पहुँच सकता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि बड़े-बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। आपने कई सारी वेबसाइट के जी। नाम भी गिनाए कि जो लगातार बड़े-बड़े टारगेट्स दे रही है। सर एक खिलाड़ी हैं जो कहते हैं कि सोना तो इतना आगे जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो है रॉबर्ट कियोसाकी। या आई नो। रिच डैड पुअर ऐसा डैड के लगता है जो उनके राइटर पास हैं। काफी सोना है। हाँ, मतलब वो तो सर पहले 35,000 का टारगेट था, अब 1,00,000 का टारगेट उन्होंने दे दिया है और चाँदी तो वो कह रहे हैं कि चाँदी तो बहुत तेज़ी से भागेगी, 6 से 7 लाख तक चाँदी पहुँचेगी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इतने बड़े टारगेट्स जो मार्केट में आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर, उससे कहीं न कहीं अब चिंता का सबब भी बन रहा है कि क्या इतना बड़ा टारगेट जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि अब सोने का अगला नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 2026 को लेकर? देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो जो हेडलाइन थंबनेल पे बनाऊँ कि भई सोना सोना 3 लाख और सोना 4 लाख। मैं बहुत रियलिस्टिक कमेंट्री करता हूँ। मुझे लगता है कि ये तो मैंने शुरू में बताया कि आपको सोने-चांदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हुँ, कियोसाकी साहब के साथ हो सकता है उनके पास बहुत सोना पड़ा हो, हुँ, एंड ही इज़ बिकम एन इन्फ्लुएंसर। हुँ, जब से उनकी बुक हिट हुई है, हुँ, तो बहुत सारे लोग उनको आइडियलिस्टिक वे में देखते हैं, तो उनको लगता है शायद मेरे बार-बार कहने से ये ऊपर जाएगा। ना मेरे कहने से ऊपर जाएगा, ना कियोसाकी साहब के कहने से ऊपर जाएगा। इसको वैश्विक हालात ऊपर ले जाएँगे, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसको इसको $6,000 का एक टारगेट इस साल के एंड तक रखा है। परंतु उसमें 2-4 महीने ऊपर-नीचे हो सकते हैं हुँ, उस टारगेट को आने में। हुँ, सो मुझे लगता है 2 लाख पहला टारगेट है जो मैं हुँ, लेके चल रहा हूँ। $5,000 पहला है, $5,000 में तो आपको 1,60,70 दिखेगा। हुँ, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 2 लैक्स, और उसके बाद फिर ये एक बार 2 लाख पहुँचा, तो फिर मुझे लग रहा है इट विल ऑल सी संध्या क्या है कि टारगेट मैं क्यों नहीं देता हूँ? हुँ, मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हुँ, वो फैक्टर्स कल को कैसे शेप आउट होंगे, हुँ, ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है? आप हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या है, यही नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो हुँ, इसलिए इसलिए पर ये पक्का है कि मुझे सबसे बड़े 2 फैक्टर्स नज़र आते हैं। तो अगर आप सोने-चांदी के शौकीन हैं, हुँ, इन्वेस्टर हैं, कलेक्टर हैं, जो भी हैं आप, 2 चीज़ों पे नज़र रखिए। एक तो इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में डी-डॉलराइज़ेशन हुआ, तो इसके बारे में ज़रूर आपको संध्या सामने आती दिखेंगी। दूसरा, मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पर आपको नज़र रखनी चाहिए, हुँ, और अगर आप खोद-खोद के अगर ये खबरें निकालते रहें कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कैसी है, क्योंकि वो बड़े लेवल पर वो इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ उनको दिख रहा है ऐसा हुँ, कि ये सोना कुछ तहलका मचाने वाला है। पर सब्र साथ में चाहिए। हुँ, आप चाहें कि रातों-रात हो जाएगा, इतने दिन से क्यों नहीं हो रहा? तो इस टाइम तो वैसे ही संध्या एक असाधारण परिस्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, क्रूड ऑयल ज़्यादा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़ रही हैं। तो पर इस रिश्तेदारी को जैसे ही तोड़ेगा,
देन आई थिंक इट विल स्टार्ट रनिंग। तो ये कंसोलिडेशन तो इस समय दिख रही है आपको सोने की 1,45,000 और 1,60,000 के बीच में, ये हेल्दी है, ये अच्छी है, क्योंकि जितने टाइम टिकता है एक जगह पर, थोड़ी बहुत रेंज ऊपर नीचे होती है, हाँ। उतना आगे के लिए ये अच्छा माना जाता है। इसका मतलब बहुत सारे निवेशक इस लेवल पर उस पे नजर बनाए हुए हैं और उसको उस पे एंटर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो बाइंग आएगी वो एकदम इससे ऊपर की आएगी।